जीएसटी रिफॉर्म्स की खबर से रियल एस्टेट सेक्टर में काफी उत्साह है। जानकार मानते हैं कि जीएसटी दर घटने से घर खरीदारों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन से जुड़े तमाम उत्पादों की जीएसटी दर घटने से खरीदारों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो क्या वाकई अब वक्त आ गया है अपने सपनों का घर खरीदने का? आखिर कितना सस्ता हो जाएगा घर खरीदना? एक एंगल टैरिफ प्रेशर्स का भी है, तो इधर राहत मिल रही है, लेकिन उधर से टैरिफ का अगर प्रेशर रियल एस्टेट सेक्टर पर कितना आ रहा है, ताकि हम ये समझ पाएं कि दोनों के अनुपात में फिर कितना एग्जैक्ट या रियल फायदा घर खरीदने में मिलेगा। मेहमानों के संग आज खास चर्चा होगी। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं इस खास स्टोरी के बाद। अगर आप अपने सपनों का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं लेकिन महंगाई और बढ़ती लागत से परेशान हैं और घर खरीदने की प्लानिंग टाल रहे हैं, तो अब आपके लिए राहत की उम्मीद नजर आ रही है। सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा कर दी है और इस टैक्स रिफॉर्म का सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर दिख सकता है। अभी तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर अलग अलग टैक्स दरें लागू थी, जैसे सीमेंट पर 28%, स्टील पर 18%, पेंट और टाइल्स पर भी 18 से 28% तक। इस वजह से मकान बनाने की लागत बढ़ जाती है और इसका सीधा असर खरीदार की जेब पर पड़ता है। ये सारे उत्पाद अब 18% या उससे कम में आ सकते हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने का बोझ आम आदमी के साथ ही पूरा रियल एस्टेट सेक्टर भी झेल रहा था। कंस्ट्रक्शन के खर्चे 2019 से अब तक 40% बढ़ चुके हैं और 2021 से 2024 के बीच तो ये 27% तक बढ़े हैं। ये बढ़े हुए खर्चे सस्ते घरों की निर्माण लागत को और मुश्किल बना रहे हैं। इसी बीच मजदूरी की कीमतें भी 150% तक बढ़ चुकी हैं और पिछले एक साल में तो ये 25% और बढ़ी हैं। ये डेवलपर्स पर और ज्यादा दबाव बना रही हैं, खासकर सस्ते घरों को बनाने में। इन बढ़ते खर्चों को देखते हुए डेवलपर्स अब प्रीमियम और लग्जरी प्रॉपर्टीज पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर मुनाफा ज्यादा होता है और ये महंगे घर खरीदार कीमतों में बढ़ोतरी को आसानी से झेल लेते हैं। 2019 में जहां सस्ते घरों की हिस्सेदारी 40% हुआ करती थी, वो अब 2025 के पहले 6 महीने में घटकर सिर्फ 12% रह गई है और इसका खामियाजा अफोर्डेबल सेगमेंट का आम आदमी झेल रहा है। जानकार मानते हैं कि नए टैक्स ढांचे से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट घटेगी, जिससे खासतौर पर टीयर 2 शहरों में घर खरीदना और भी आसान हो सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 10 से 20% तक गिरावट संभव है और कुल प्रॉपर्टी लागत में 13 से 14% तक की राहत मिल सकती है। इससे खासतौर पर अंडर कंस्ट्रक्शन और अफोर्डेबल हाउसिंग सस्ती हो सकती है। जीएसटी के सिंगल और क्लियर स्ट्रक्चर से डेवलपर्स को प्रोजेक्ट की लागत और फाइनेंशियल प्लानिंग में आसानी होगी, लेकिन ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि डेवलपर्स टैक्स बचत का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं, क्योंकि जीएसटी कट का फायदा अगर ग्राहकों को नहीं पहुंचा तो रियल एस्टेट सेक्टर से मांग को स्थायी मजबूती नहीं मिल पाएगी। 2019 में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया था, जिसके बाद बिक्री में तेजी आई। 2024 की पहली छमाही में एनसीआर में 38,200 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो इसके पिछले साल से 25% ज्यादा है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि जीएसटी कट के साथ साथ दूसरी राहतें भी रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्टर देने का काम कर सकती हैं। डिमांड की जा रही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को आंशिक रूप से वापस लाया जाए, जिससे डेवलपर्स को राहत मिले और वे ग्राहकों को और सस्ते मकान ऑफर कर सकें। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी के बोझ में कटौती की भी उम्मीद की जा रही है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी प्लस स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन मिलाकर 13 से 14% तक टैक्स बनता है। इसलिए हर तरह से अगर रियायत मिले तो रियल एस्टेट की ग्रोथ टॉप गियर में आ सकती है। इधर लग्जरी हाउसिंग को लेकर चिंता बरकरार है। इसका बड़ा कारण है हाई एंड प्रोजेक्ट में विदेशी और महंगे मटेरियल पर 40% टैक्स। अगर ये लागत कम नहीं हुई या और बढ़ गई तो लग्जरी सेगमेंट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब सबकी नजरें हैं सितंबर की जीएसटी काउंसिल की बैठक पर, जहां इस ऐतिहासिक बदलाव पर आखिरी फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। एमएस मनी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्टनर डेलॉयट इंडिया, और जीएसटी मामलों के आप देश की सबसे बड़ी आवाजों में से एक हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनी सर आपका शो पे। प्रवीण जैन साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं नरेटको के। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका शो पे। रवि सिन्हा हमारे साथ हैं, सीईओ हैं ट्रैक टू रियलिटी के। बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा साहब आपका भी हमारे शो पे। मनी सर, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हुए कितना हम उम्मीद करें सर जीएसटी रिफॉर्म्स के बेनिफिट खास तौर से घर खरीदारों के लिए क्या मिलने वाले हैं सर? देखिए, घर खरीदारों के लिए आज की तारीख में 2 चीजें हैं जो कॉस्ट को बढ़ाती हैं। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि जीएसटी जो है वो क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भी जीएसटी की कॉस्ट है वो हमेशा बायर ही पे करते हैं।
तो इसलिए अगर रियल एस्टेट सेक्टर में जो जो जीएसटी के कंपोनेंट्स हैं और जो जो स्टेज पे जीएसटी एप्लीकेबल होती है, उसका फाइनल असर जो कंज्यूमर जो फ्लैट खरीदता है, अपार्टमेंट खरीदता है, उसी के ऊपर आता है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, फाइनली कस्टमर को ही पे करना है इसको। अब एक बहुत बड़ी समस्या जो आज की तारीख में है वो ये है कि स्टील और सीमेंट घर बनाने के दो बेसिक आइटम्स हैं, जबकि स्टील बहुत सालों से 18% में है, सीमेंट अभी तक 28% पे है। अब इसकी रीजनिंग समझ में नहीं आई है, क्योंकि 28% में जो आइटम्स हैं वो नॉर्मली लग्जरी गुड्स और सिम प्रोडक्ट्स हैं। लग्जरी गुड्स जैसे एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, गाड़ियां वगैरह हैं, और सिम गुड्स जैसे पान मसाला वगैरह हैं। सीमेंट जो है वो सिम गुड्स भी नहीं है, लग्जरी प्रोडक्ट भी नहीं है, और घर बनाने के किस्से में जो आप बता रहे थे, आपके करस्पॉन्डेंट जो बता रहे थे, उसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट सीमेंट है, जिसके बगैर कोई इमारत बन नहीं सकती है। तो सीमेंट अभी अगर 18% से 28% से 18% में आ गया, ये बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि सीमेंट जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में यूज होती है कंस्ट्रक्शन में। उसका जो प्रोपोर्शन है टोटल ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, वो बहुत ज्यादा है। दूसरा आइटम जो है जिसके ऊपर शायद जीएसटी काउंसिल इस वक्त ध्यान नहीं दे पाएगी, हम उम्मीद करते हैं फ्यूचर में ध्यान दे, वो है स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, और जीएसटी आने के पहले बाकी सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो जीएसटी में शामिल हो गए थे, और उस वक्त यही वादा था सरकार का कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को अवॉइड करके एक गुड एंड सिंपल टैक्स बन जाए। पर अभी 7 साल होने के बाद में भी, आज की तारीख में भी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लागू हैं, और ये स्टेट वाइज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाइज डिफरेंट है। इसकी वजह से जो कॉस्ट इनकर होती है स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, उसको कहीं कोई ऑफसेट नहीं कर सकता है। अगर वो जीएसटी के दायरे में आ गए तो एडवांटेज ये रहेगा कि अर्लियर स्टेज में जो जीएसटी इनकर हो जाएगी वो शायद ऑफसेट कर पाएंगे बिल्डर्स स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस के पेमेंट में। इसलिए इमीडिएट जो इंपैक्ट है शॉर्ट टर्म में जो हम उम्मीद करते हैं वो ये है कि सीमेंट और कुछ आइटम्स हैं जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हैं, वो 28 से 18 में आ जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में अगले 1-2 साल में स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन को भी जीएसटी में शामिल किया जाएगा। ऑल राइट सर, तो ये बिल्कुल कहाँ पर गुंजाइश बन रही है जहाँ से एक विंडो आएगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी की, और उसका फ़ायदा एक आम आदमी को मिल सकता है, वो सर ने डिटेल में बताया। जैन सर, आप लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मैं देखूँ तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं एक आम आदमी के लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना, 8, 10, 12% तक कटौती की हम उम्मीद करें सर? देखिए, जीएसटी जहाँ तक अभी पहले मनी साहब ने बताया, मुझे लगता है स्टेट इश्यूज़ हैं वो जीएसटी में आएगा या नहीं आएगा, वो एक देखने वाली बात है। इसके अलावा परसेंटेज की अगर बात करें, अगर इनपुट क्रेडिट मिल जाता है डेवलपर्स को, तो टोटल कीमत के अंदर 7-8% का इसमें कटौती हो सकती है, क्योंकि अभी जो 28% की आइटम है अगर वो 18 में आ जाएगी, या 18 वाली भी 5 में अगर आती है, तो जो डेवलपर की कॉस्ट है वो तो कम होगी ही होगी, और एंड यूज़र को भी उसका बेनिफिट अगर पास ऑन हो जाएगा, अगर इनपुट मिल जाएगा तो वो एंड यूज़र को पास ऑन हो जाएगा। तो टोटल अगर वैल्यू देखें तो 8-9% का फर्क पड़ेगा, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग सस्ती होगी, और आने वाले टाइम के अंदर लोग अफोर्डेबल हाउसिंग ज़्यादा बना पाएंगे। बट जैन साहब, ये अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई फॉल हमने क्यों देखा, इसका कारण क्या था? जैसे हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया, 2019 में 40% अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई थी, और 25 की पहली छमाही में ये घटकर मात्र 12% रह गई। तो ये क्यों छिटक रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग से डेवलपर्स? देखिए, 2 रीज़न है जी इसके। एक तो ये था कि जो सरकार ने 60 मीटर, जैसे पीएमएवाई के अंदर 60 मीटर स्क्वायर मीटर उसका एक एरिया रखा गया था कि 60 स्क्वायर मीटर का घर होना चाहिए, और उसकी लागत थी 20 लाख रुपए से नीचे होना चाहिए। तो एक तो वो था कि अगर वो 20 लाख को बढ़ा के हम 50 लाख रुपए या 60 लाख रुपए कर रहे हैं मेट्रो सिटीज़ के लिए, और एक जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 2019 से 2025 की बात करें, वो करीब 2 गुना हो गई है। लेबर कॉस्ट हमारी 30-40% बढ़ी है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ी है, और उसके बाद इनपुट हमारा मिलना बंद हो गया। उसकी वजह से सारी कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों ने वो अफोर्डेबिलिटी रही नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, पिछले 5-6 सालों के अंदर प्राइस वही फिक्स है जो सरकार ने अफोर्डेबल के लिए फिक्स किया था, बट लैंड कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, तो वो सारे फैक्टर्स मिला के लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो गया बनाना, इसलिए
अदरवाइज देखा जाए तो डिमांड वाइज सबसे ज़्यादा डिमांड अफोर्डेबल की है, बट बिल्डर को क्या है कि वो पैसे पूरे भी नहीं होते जो कॉस्ट में लगते हैं, लागत आती है जितनी। यानी कि आप कह रहे हैं बनाना बंद कर दिया। यानी कि आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबल का पूरा सेगमेंट ही डेवलपर्स के अनअफोर्डेबल हो गया, और यही वजह है कि हमने देखा कि लग्जरी हाउसिंग का डोमिनेंस एक तरह से हमने देखा है। 2025 में ही 1 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ की बिक्री है, कुल हाउसिंग सेल का लगभग 50% वही है। तो ये आपको बताता है कि आम आदमी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं नहीं अफोर्डेबिलिटी में, और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो अफोर्डेबल बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में रवि सिन्हा सर, ऐसी स्थिति में जब ऑलरेडी रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑलरेडी प्रेशर में हैं, कितना आप विंडो देख रहे हैं कि जो अभी थोड़ा सा एक राहत वाली जीएसटी कट के बाद मिलेगी डेवलपर्स को, वो पास ऑन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? असल मुद्दा यह है कि जीएसटी रेट कट से होम बायर को क्या मिलने जा रहा है। देखिए, एक घर खरीदार जो है वो जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स 2 लेवल पे दे रहा है। एक तो वो 5% जीएसटी भर रहा है जो डायरेक्ट दे रहा है घर खरीदते समय। दूसरा, डेवलपर्स का जो इनपुट कॉस्ट पे जीएसटी लग रहा है उसका बर्डन भी बायर पे पास हुआ रहा है। मुद्दा यह है क्या जीएसटी कट, चूंकि ये बात नहीं हो रही है कि जो बायर जीएसटी दे रहा है उसको खत्म कर दिया जाए, बात यह हो रही है कि बिल्डर्स का जो इनपुट कॉस्ट पे जीएसटी हटाया जा रहा है वो बायर तक पास होगा या नहीं होगा। पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में भी देखा गया था कि बिल्डर पास ऑन नहीं करते हैं बेनिफिट बायर्स को। और अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुले तौर पे कहा है कि हम जब जब प्रीमियम कट करते हैं, डेवलपर्स अपना प्राइस बढ़ा देते हैं, वो हमारे बेनिफिट को बायर को पास ऑन नहीं करते हैं। मेरा मुद्दा यह है, क्या जीएसटी में इनपुट कॉस्ट में आपको अगर बेनिफिट मिल जाए, आपको जीएसटी के स्लैब कम हो जाएं, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगे? क्योंकि बार बार आप यही कहते हैं कि आपके ऊपर मार्जिन का प्रेशर है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं मार्जिन का प्रेशर है। इंडिया का रियल एस्टेट अनफॉर्चुनेटली गेम ऑफ टीप बॉकेट्स बनता जा रहा है। टॉप 1% के डेमोग्राफी का ये प्रेरोगेटिव हो गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इनपुट पे जीएसटी घटाने की बजाय ये देखना है कि जो बायर डायरेक्ट जीएसटी दे रहा है उसका क्या किया जाए, क्योंकि डेवलपर्स को अगर आप कट देंगे भी, वो पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने खुले तौर पे कहा कि महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस भी है कि आप एक तरफ से प्रीमियम कम करेंगे, दूसरी तरफ से प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि बायर को कोई फायदा होगा। दूसरी बात, अगर डेवलपर देना भी चाहें, जो 10-12% कट की बात हो रही है वो 10-12% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे कम आएगा। अगर हम 1 करोड़ के फ्लैट को पकड़कर देखते हैं तो उसमें मुझे लगता है अगर डेवलपर ईमानदारी भी दिखाएंगे तो मुश्किल से 1 से 2 लाख रुपए का फर्क बायर की जेब पे आएगा, जो कि पास ऑन किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये एक मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि अगर जीएसटी में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो बायर जो 5% दे रहा है उसको खत्म किए जाने की ज्यादा जरूरत है। यानी कि बिल्कुल आपने सही कहा, यानी कि इनपुट कॉस्ट जो डेवलपर की कम हो रही है वो सही तरीके से उसी अनुपात में क्या बायर तक पास ऑन होगी या नहीं होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 2 कारण उसके सर ने बताए। पहला कारण, डेवलपर्स खुद प्रेशर में है, मार्जिन प्रेशर जिनको वो कहते हैं, और दूसरा प्रॉफिटियरिंग भी है। कहीं ये मौका, मुनाफे का मौका डेवलपर्स को अगर लग गया और कहा कि भाई हम नहीं पास ऑन करेंगे, तो फिर पूछने वाला कौन? तो क्या सरकार को इस पे कोई हस्तक्षेप करना चाहिए? और दूसरा, अब अफोर्डेबल हाउसिंग पे तो पहले से ही चलिए 1% जीएसटी है, उस पर कट करके होगा भी क्या, बट अंडर कंस्ट्रक्शन पे 5% है, वहाँ पर अगर डायरेक्ट बेनिफिट दे दे गवर्नमेंट तो शायद बात बने। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपके लिए हम सीधा सीधा अब ये पूछेंगे कि क्या वाकई में इस वक्त अगर प्लानिंग चल रही थी आपकी और पिछले कई दिनों से आप टाल रहे थे, तो क्या ये सही समय है और सही स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनी सर, एक चीज जिस पर बहुत ज्यादा खास चर्चा हो नहीं रही है वो ये कि यूएस टैरिफ अब तो 50% आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या रियल एस्टेट सेक्टर पर भी होगा? हाउसिंग सेक्टर पर इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रेशर 2-3 तरीके से आने की बात कही जा रही है। अब जो आपके कोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, अब इनमें ये कहा जा रहा है कि इनमें लगभग 1.5, 2, 3, कोई 5% भी कह रहा है, तो इनकी कॉस्ट वहाँ बढ़ जाएगी।
कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 3 से 5% की बढ़ोतरी आ सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि जीएसटी में आपको फायदा कम मिल रहा है, लेकिन टैरिफ के प्रेशर की वजह से लागत अगर वहां पे बढ़ जाएगी तो फिर या तो ये न्यूट्रल हो गया या और ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। तो टैरिफ के नजरिए से आप किस तरह से देख रहे हैं इस अनुपात को? देखिए, यूएस टैरिफ अभी तक जो उन्होंने अनाउंस किया है उसके हिसाब से वो तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होंगी वो प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे, और वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगी जो प्रोडक्ट्स इंडिया इंपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ की प्रेशर आएगी उसका एक असर ये भी हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट्स में जो सेल होगी, शायद मान लीजिए स्टील की, उसके प्राइसेस कम भी हो सकते हैं टैरिफ प्रेशर की वजह से। ओके। तो यूएस टैरिफ की वजह से शायद कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर। कुछ हाई एंड अपार्टमेंट्स रहेंगे जहां पर शायद उनका जो कंपोनेंट्स है या उनके जो पार्ट्स हैं वो शायद इंपैक्ट होंगे, क्योंकि वो किसी थर्ड कंट्री से आते हैं। पर इन जनरल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा तो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं देख रहा हूं। इनडायरेक्टली हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक पॉइंट मैं जो जिक्र करना चाह रहा था, अभी जो रवि सिन्हा साहब कह रहे थे उनके हिसाब से जो प्रॉफिटेरिंग की बात वो कर रहे थे, और उनका जो शक है कि जो कट्स हैं, रेट कट जो हैं वो पास ऑन नहीं होंगे बायर तक, अल्टीमेट ग्राहक को कोई इसका फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, जीएसटी लॉ में सेक्शन 171 है जो एंटी प्रॉफिटेरिंग की लॉ है, और वो सेक्शन अभी भी है कानून में। उसके अंतर्गत 31 मार्च 25 तक वो लॉ एप्लीकेबल थी। उन्होंने उसको उस डेट तक उसको स्थगित कर दिया है, और स्थगित कर दिया है मतलब आज की तारीख में भी वो लॉ को रीइंस्टेट कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने सारे रेट कट्स के ऊपर लॉ को रीइंस्टेट किया और कंपलसरी किया कि कोई भी रेट कट होगी, उसका जो फायदा है, और फायदे दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आउटपुट रेट जो है वो कम हो जाए या इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ जाए। इन दोनों केसेस में जिम्मेदारी रहेगी बिल्डर की, डेवलपर की, टू पास इट ऑन टू द एवेंचुअल कंज्यूमर। और अगर वो नहीं करते हैं, जैसे हमने देखा था जीएसटी के शुरुआत के फेज में 2017 में भी काफी कानूनी कार्रवाई हुई थी उस वक्त, और काफी केसेस में एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी ने बिल्डर डेवलपर के खिलाफ ऑर्डर्स भी पास किए थे। तो इसलिए कुछ हद तक कंज्यूमर इंटरेस्ट जो है वो शायद प्रोटेक्ट हो जाएगी अगर वो एंटी प्रॉफिटेरिंग का जो प्रावधान है उसको रीइंस्टेट कर देते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद में। एब्सोल्युटली सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और आपने कहा जो लॉ को रीइंस्टेट अगर किया, मुझे लगता है करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो क्लियर कट, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सोच समझकर ही ये टैक्स रिफॉर्म लेकर आ रही है, और उसका फायदा अगर ग्राहक को नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर एक साइट हमें चाहिए होगी। जैन सर, अब क्योंकि आप लोग तो सभी लोग शिफ्ट हो गए, मैं डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने अफोर्डेबल वालों को तो भुला दिया क्योंकि वो आपके लिए अनअफोर्डेबल हो गया, बट यहाँ पर तो आपके लिए नई चैलेंजेस आ रहे हैं। लग्जरी हाउसिंग में तो ये कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे, क्योंकि अब इंपोर्टेड मटेरियल इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सिन टैक्स इस पर भी लगेगा, तो हो सकता है कॉस्ट और बढ़ जाए। अब ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि भाई जो अरबपति है उसके लिए 1-2 लाख रुपए अगर और भी बढ़ गए तो अफोर्डेबिलिटी पे उतना असर नहीं होगा, लेकिन क्या ये आपको मौका देता है कि वापस आप अफोर्डेबल सेगमेंट में जाएं, वहां पर अपना पुराना बायर ढूंढें, उनके लिए नए स्कीम्स लेकर आएं, कनेक्ट करें और एक नई वाइब के साथ आगे बढ़ें? देखिए, ये जीएसटी इनपुट मिलने के बाद या डायरेक्टली जो कंज्यूमर को, जैसे पीछे रवि जी ने कहा कि 5% की जगह उनको भी अफोर्डेबल बाकी जो सेगमेंट्स हैं उनको भी 1% की कैटेगरी में ले आए तो सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है उनको। जहाँ तक लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो आप ये देखें कि रेरा आने के बाद से ये कॉस्ट तो इन्फ्लेशन है रेट के अंदर, वो तो आज भी बिल्डर ही एब्जॉर्ब करता है। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट मैंने अगर 2020 में बेचा था और 2026 में उसका डिलीवरी होना है, तो आज की तारीख में वो डेवलपर उसको बेनिफिट नहीं मिलता जो एस्केलेशन होती है कॉस्ट की। हाँ, नए प्रोजेक्ट जो लागू होंगे उसका सीधा सीधा उस पर कटौती आएगी मेरे हिसाब से। बट आज की तारीख में कोई भी प्रोजेक्ट अगर ऐसा है जो डेवलपर को, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो बेच चुके हैं, उसका तो डेवलपर को ही भरना पड़ेगा उसे। ऑलराइट सिन्हा सर, ऐसे में होम बायर के लिए आप क्या देंगे? आपके जो अपने शक हैं वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं और वस्तु स्थिति हमारे सामने पूरी क्लियर है। अब ऐसे में एक आम होम बायर के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? रुक जाएं, थोड़ा और वेट करें, या जीएसटी रेट कट के बाद तुरंत कूद पड़ें अगर कोई पुरानी प्लानिंग पेंडिंग थी?
देखिए दीपक, मैं रियल एस्टेट के साथ साथ पर्सनल फाइनेंस भी हैंडल करता हूं, तो मैं पर्सनल फाइनेंस के एंगल से हमेशा होम बायर्स को एक ही बात कहता हूं। जी। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं क्योंकि आपका एक नेटवर्थ है और आप अपने नेटवर्थ का 30%, 40%, 50% रियल एस्टेट में पार्क करने जा रहे हैं, तब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि घर की कीमत लाख 2 लाख रुपए ऊपर है या नीचे है। अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर सोचना पड़ेगा, क्या होम लोन आपके लिए लीवरेज है या लायबिलिटी है। अगर आपका होम लोन लायबिलिटी है तो मैं कहूंगा इस मार्केट में, जहां की कोई भी एक डिसेंट घर आज 1 करोड़ रुपए से कम की नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जीएसटी अफोर्डेबल हाउसिंग में 1% है। आप मुझे बताइए 45 लाख की लिमिट में वो घर हैं कहां। मुझे इंडिया के किसी टॉप टियर सिटीज में वो घर नजर नहीं आते हैं। True. कोई भी घर मुझे 80 लाख रुपए से कम 2 BHK आज नजर ही नहीं आता किसी टॉप टियर सिटी में। घर खरीदारों के लिए मेरी सलाह बहुत साफ है, अगर आपका नेटवर्थ है, पैसा पार्क करना है, तब घर खरीदें। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आप इवैल्यूएट कर लें कि आपका होम लोन लीवरेज है या लायबिलिटी है। लायबिलिटी के तहत अगर आप होम लोन लेकर घर खरीद रहे हैं तब आप बहुत डिस्ट्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया का रियल एस्टेट प्राइस पॉइंट वाइज एक ऐसे अनरियलिस्टिक प्राइस पॉइंट पे चला गया है जहां एक फियर फैक्टर है कि यह सस्टेनेबल प्राइस पॉइंट है भी या नहीं। एब्सोल्युटली सर। अब कुल मिला के आपसे सब बातचीत करके, दर दर के सारे गुना गणित करके, मुझे लगता है कि मिड सेगमेंट हाउसिंग जो है ना, हमारा जो जीएसटी जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन 5% है, उसको घटाया है सरकार तो शायद डायरेक्ट बेनिफिट हो। अदरवाइज गुना गणित आप जोड़ जोड़ के कर लीजिए, बहुत ज़्यादा होना नहीं है। मेरे ख्याल से न्यूट्रल स्थिति रहेगी। तो ये बात आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। और लास्ट में जो रवि सर ने कहा कि अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से आप फिनेंशियली भी डिसीजन मेकिंग में फिनेंस का एंगल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। रवि सिन्हा सर, थैंक यू सो मच। प्रवीण जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। MS मनी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, नमस्कार।